बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर गेक हाउस। वेलकम टू स्पायर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसका आगाज़ करेंगे। तो आइए बेटा, हम देखते हैं कि आज के लेक्चर के बाद हम लोग क्या समझ पाएंगे। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और प्लेन एंड स्पेस एंगल क्या होते हैं। बेटा, हमारे फिज़िक्स में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर्स, दूसरा वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स देखें स्केलर्स क्या होते हैं। बेटा, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मुराद कि कोई वैल्यू, कोई कीमत, कोई मिकदार, और दूसरा प्रॉपर यूनिट्स। तो स्केलर्स के लिए याद रखिएगा, हमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये आपको दिखाया गया कि एक गिलास के अंदर 0.05 लीटर पानी जो है वो फिल किया गया। अब इसके अंदर ये जो 0.05 है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और लीटर इसका प्रॉपर यूनिट है। तो लिहाजा ये 0.05 लीटर वॉल्यूम को बताते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो वो है टेम्परेचर। यहाँ पर हमने दिखाया है कि 36.8 डिग्री सी है। ये जो 36.8 है ये मैग्नीट्यूड है और सेल्सियस जो है वो उसका प्रॉपर यूनिट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, यहाँ पर आपको मैंने दो पॉइंट्स शो किए हैं, एक होम और दूसरा स्कूल। और घर से स्कूल तक जाने के लिए मैंने तीन रास्ते शो किए हैं। एक पाथ 1 है, एक पाथ 2 है और एक पाथ 3 है। अगर आप प्रीवियस क्लास का नॉलेज देखें तो उसमें आपको बताया गया था कि डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ को कहते हैं, और वो लेंथ कोई भी हो सकती है, चाहे वो पाथ 1 हो, पाथ 2 हो, पाथ 3 हो। तो लिहाजा इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए दो नहीं तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा प्रॉपर यूनिट्स और तीसरा डायरेक्शन। याद रखिएगा, वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन का स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम वेक्टर्स को समझ पाएंगे। ये आपके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया जिसका वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। वेट एक फिज़िकल क्वांटिटी है और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है डाउनवर्ड। दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर आप वज़न देखें तो वो नीचे की जानिब भी लगता है, एक ख़ास डायरेक्शन होती है। देन अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं तो फिर आपको उसको डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ख़ास डायरेक्शन में होती है। बिल्कुल वैसे ही मैंने एक ऊपर वाली डायग्राम दोबारा से यहाँ पे कोट की है, वो इसलिए कि आप अगर डिस्प्लेसमेंट को प्रीवियस क्लासेस में देखते हैं तो आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
तो बेटा इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये जो पाथ 1 है, पाथ 1 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर हमारे पास किसी फिज़िकल क्वांटिटी की डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है तो हम उसको वेक्टर कंसिडर नहीं करते, हम उसको स्केलर कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मज़ीद क्लियर करते हैं कि हम इसको क्यों स्केलर और वेक्टर कहते हैं। आइए अब इनको ज़रा डीपली पढ़ते हैं। डिस्टेंस होता है बेटा कि हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन, कि आपने अपने मेन पोजीशन से कितना फासला कवर कर लिया है। मिसाल के तौर पर ये आपका इनिशियल पॉइंट होम है, आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते आपने 5 मीटर का फासला जो है वो कवर कर लिया। फिर आपने वापसी का रुख किया और फिर आपने कुछ फासला कवर किया, लगभग 3 मीटर। तो अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से पहले तो आप इधर राइट वर्ड जा रहे हैं एंड देन आप यहाँ लेफ्ट वर्ड आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने टोटल फासला कवर किया है वो 8 मीटर है। लिहाजा ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हुआ। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है हाउ फार यू आर फ्रॉम द मेन पोजीशन, आप अपने मेन पोजीशन से कितना दूर हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बेटा चलना शुरू किया, चलते चलते आपने 5 मीटर एक राइटवर्ड डायरेक्शन में फासला कवर किया, फिर आपने वापसी का रुख किया और थोड़ा सा फासला कवर करने के बाद रुक गए। आप देख रहे हैं कि आपने राइट वर्ड जब फासला कवर किया तो वो टोटल था 5 मीटर, और जब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो आप 1 मीटर चलने के बाद रुक गए। तो बेटा अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें, हाउ फार यू आर फ्रॉम द मेन पोजीशन, आप मेन पोजीशन से कितना दूर हैं, आप मेन पोजीशन से कितना दूर हैं। तो अगर आप इस पे गौर करें तो आपको पता लगेगा कि आप मेन पोजीशन से जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से 4 मीटर के फासले पर हैं। तो लिहाजा बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 6 मीटर नहीं है बल्कि 4 मीटर है। आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो उस वक़्त हमने टोटल वैल्यूज़ को ऐड किया था, चाहे वो एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, हमने डायरेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फासला कवर किया तो वो हमने वैल्यू में से माइनस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है। लिहाजा आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है और क्यों हम एक को स्केलर और एक को वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। अगर आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी बोल्ड अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर आप इसको बोल्ड रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, हो सकता है कि आपका मार्कर जो है वो प्रॉपरली काम ना करे, पेन प्रॉपरली काम ना करे, तो फिर आप इसका अल्टरनेट मेथड यूज़ कीजिए। आप इसको किसी भी अल्फ़ाबेट से यूज़ कीजिए, लेकिन इसके ऊपर आपने एक एरो का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप एरो का इस्तेमाल करें, और हाँ, आप अल्फ़ाबेट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका दिल करे। दूसरा है बेटा ग्राफिकली। ग्राफिकली हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइन के 2 एंड होते हैं, तो किसी भी एक एंड के ऊपर आप
एरो हेड जो है वो इस्तेमाल कर लें, जैसे कि ये है। आप देख रहे हैं मैंने एक तरफ एरो हेड का इस्तेमाल किया। जिस तरफ एरो हेड होगा उसको हम वेक्टर का हेड कहते हैं और दूसरे एंड को हम उसका टेल कहते हैं। ये जो टोटल लेंथ होगी इस लाइन की, इस लेंथ को हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो एरो हेड की तरफ होगी। और हम जब भी वेक्टर को मेजर करेंगे वो हमेशा टेल टू हेड मेजर होगा, हम टेल टू हेड मूव करेंगे। इस तरह से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। वेक्टर को अगर आप ग्राफिकली शो करते हैं तो उसके लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको समझने के लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक दो बातें पढ़ते हैं जिससे मिलकर ये बनता है। पहली बात है कोऑर्डिनेट एक्सेस। बेटा दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, उनसे बनने वाली चीज़ कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है। जैसे कि स्टूडेंट देखिएगा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा। एक हमने वर्टिकल लाइन बनाई, हमने इसको वर्टिकल एक्सिस कहा। तो ये हमारे पास दो एक्सिस जो हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ये दोनों लाइनें आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। बेटा ये जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाला सिस्टम जो है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टू एड्रेस समथिंग, टू एड्रेस समथिंग। हम लोग इसको आम अल्फाजों में समझाने के लिए इसको एक फ्रेम का नाम देते हैं। फ्रेम हम लोग क्यों कहते हैं बेटा? अगर मुझे किसी भी पॉइंट की या मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करनी है तो मैं इस फ्रेम का सहारा लेता हूं, जिसको मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता हूं और बाज़ जगह पर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रेम क्या है। इसको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया। आइए इसको समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जिसके लिहाज से आप पोजीशन की मेजरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने मिलने आना है, मेरा एक दोस्त है वो मुझे मिलने आता है, लेकिन आने से पहले मुझे वो कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ पर हैं। मैं उसको बता देता हूँ कि मैं वाबरा टाउन में हूँ, तो वो वाबरा टाउन में आ जाता है। अब मैंने वो जो वाबरा टाउन है वो वाबरा टाउन उसको मैंने एक फ्रेम बता दिया, एक जगह बता दी कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो जब वो वाबरा टाउन आता है तो फिर मुझे फ़ोन करता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं। तो मैं उसको बताता हूँ कि आप 3H1 में आ जाएं। अब ये जो फ्रेम है वाबरा टाउन, इसके अंदर मैंने जो 3H1 बताया, ये मैंने क्या बताया? ये मैंने उसको रेफरेंस बताया। यानी कि एक फ्रेम के अंदर मैंने उसको रेफरेंस दिया, तो वो ये रेफरेंस जानने के बाद मेरे पास आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मेरी पोजीशन का पता लग गया, इसलिए हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। बेटा मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसके दो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। फिर मेरे पास एक पॉइंट है जिसके दो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं, 4 और 3। ये 4 जो है ये एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, 3 जो है ये वाई पे लिया जाता है। अगर मैं ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ मिलाऊं
तो पहले मुझे एक्स के ऊपर लाइन लगानी पड़ेगी, फिर वाई के साथ इसको मुझे मिलाना पड़ेगा, एंड देन मैं ओ को जब पी से मिलाऊंगा तो मेरे पास एक वेक्टर अपीयर होगा। ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनने वाले फ्रेम के अंदर है। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए इसका नाम जो है वो प्लेन वेक्टर रखा गया, और इसको 2 डायमेंशनल वेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर 2 डायमेंशंस यूज होती हैं, एक्स और वाई। अब बेटा चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का एंगल लाजमी होगा। तो आइए इसके एंगल को देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एंगल जब भी होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, और वो भी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं फिर बता दूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इस तरह से आप इसको बता दीजिए। तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास एक नई डेफिनेशन, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्लेन वेक्टर, वो पड़ी। तो क्या ये वेक्टर सिर्फ प्लेन ही होता है, कोई और भी होता है कि नहीं? तो बेटा प्लेन वेक्टर के अलावा एक और वेक्टर भी है, जिसको हम लोग स्पेस वेक्टर कहते हैं। स्पेस वेक्टर को 3 पॉइंट्स दरकार हैं। पहला, इसमें 2 एक्सिस नहीं 3 एक्सिस होंगे। दूसरा, इसमें 3 पॉइंट्स होंगे। और तीसरा, इसके अंदर 3 एंगल बनते हैं जो कि तीनों एक्सिस के साथ बनेंगे। आइए इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि स्पेस वेक्टर होता क्या है। बेटा स्पेस वेक्टर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस जो है वो ध्यान से देखिएगा, वो जेड एक्सिस है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट मैंने एक बटरफ्लाई, तितली जो है वो ज्यूम की, और वो कमरे में एक रूम के अंदर किसी एक पॉइंट पे उड़ रही है। अगर आप इस तीनों एक्सिस को गौर से देखें तो ये आपको यूँ लगेगा जैसे कमरे का एक कोना है, और अगर मैंने इस बटरफ्लाई की पोजीशन को लोकेट करना है कि बटरफ्लाई कहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब ये वेक्टर किसी दीवार के ऊपर नहीं है, ये स्पेस में है, हवा में है, इसलिए इसको स्पेस वेक्टर कहा जाता है। और चूंकि ये 3 डायमेंशंस की तरफ होता है, एक्स वाई एंड जेड, तो लिहाजा इसको 3D वेक्टर भी कहा जाता है। बेटा मैं इस जेड एक्सिस के बारे में आपको बता दूं कि ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस हमारे पास किसी दीवार के साथ या इस तरह से नहीं है। ये जेड एक्सिस जो है ये हमारे पास इस तरह से स्पेस में है। इसको मज़ीद मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। हमने जब इसकी पोजीशन को लोकेट करना है तो हमने इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मिलाया, और फिर हमारे पास इसकी पोजीशन जो है वो लोकेट हो गई। याद रखिएगा बेटा कि जितने भी हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं, और जेड एक्सिस जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि आउट ऑफ द प्लेन होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूं अपने हाथ की पोजीशन को दिखाते हैं। इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये थंब जो कि आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ द प्लेन है, इसको हम लोग जेड एक्सिस का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास 3 डायमेंशंस जो हैं वो बनती हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने प्लेन वेक्टर और स्पेस वेक्टर, इन दोनों को डिटेल में देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर अपने फिज़िक्स टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।